गुड इवनिंग। आज पहला क्लास आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें आपको रीजनिंग के विषय में बताया जाएगा। सबसे पहले तो रीजनिंग किस किस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी पढ़ाई ना तो कभी स्कूल में होती है और ना कभी कॉलेज में होती है। तो हम लोग जब रीजनिंग को पढ़ते हैं तो उसको एक कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये एक वाइटल सब्जेक्ट है। अब रीजनिंग है क्या? रीजन वर्ड से रीजनिंग बना है, यानी कारण को ढूंढना। अब रीजनिंग को क्या किया गया है, 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला स्टेप जो है वह आपका कॉमन सेंस रीजनिंग आता है। सेकेंड स्टेप जो है वह आपका एनालिटिकल सेक्शन आता है और थर्ड स्टेप जो है वह आपका नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग में क्या देखेंगे कि देखेंगे कितने टाइप्स में जो है वह आपका उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम कि 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है वर्बल। क्या कहा जाता है? वर्बल। और दूसरा जो होता है वह कहलाता है आपका नॉन वर्बल, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाषिक। क्या कहेंगे इसको हम? भाषिक। इसको कहेंगे हम अभाषिक। अब समझना है कि हम जब एसएससी का एग्जामिनेशन अगर देते हैं तो इसको भी हम 3 पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन अगर बैंक का एग्जामिनेशन अगर देंगे तो केवल उसमें वर्बल पूछता है, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछता है। अब अगर हम एसएससी के एग्जामिनेशन को लेंगे हम या बैंक के एग्जामिनेशन को, तो वर्बल को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक हो जाएगा आपका कॉमन सेंस रीजनिंग। क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस। और दूसरा हो जाएगा आपको एनालिटिकल रीजनिंग, यानी जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। तो बैंक का अगर एग्जामिनेशन देंगे तो कॉमन सेंस पूछा जाएगा और एनालिटिकल। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य बुद्धि। क्या कहेंगे इसको हम? सामान्य बुद्धि। और एनालिटिकल को क्या कहेंगे हम? एनालिटिकल को हम कहेंगे विश्लेषणात्मक रीजनिंग। तो ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। नॉन वर्बल जो है यह फिगर से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो एसएससी के एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है एसएससी में, वह पीटी में। फिर आपका मेंस में जब जाएंगे तो वहां भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे सीजीएल का मेंस देंगे तो 20 क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम कॉमन सेंस और एनालिटिकल रीजनिंग में रहते हैं तो ये पोर्शन आपको बैंक के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एसएससी के एग्जामिनेशन में आएंगे इसको फिर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा रूल बेस्ड रीजनिंग। क्या हो जाएगा? रूल बेस्ड। और दूसरा हो जाएगा मैथमेटिकल, यानी गणितीय आधारित रीजनिंग। क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग जो होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है रीजनिंग का जो कि कोई भी बना सकता है, जो रीजनिंग नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आपको उसमें टेक्निकल अप्रोच की आवश्यकता होती है। अगर मैथ्स का बेसिक नॉलेज अगर आपका है तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपका ऐसे ही बन जाएगा। अब जैसे दिया रहेगा कि सिंबल को चेंज करने के जोड़ को घटाव कहा गया, घटाव को गुना कहा गया, गुना को भाग कहा गया, फिर एक इक्वेशन दे देगा और फिर आपको क्या करना है, जहां जोड़ है वहां पर घटाव को हम जो है पुट करेंगे, जहां माइनस है घटाव है वहां पर गुना को पुट कर देंगे हम, जहां गुना है वहां डिवाइड को पुट कर देंगे हम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जो मैथमेटिकल सेक्शन में आता है। तो इस प्रकार से हम रीजनिंग में आपका देखिएगा बैंक है, एसएससी है और रेलवे है।
अब ये 3 सेक्शन में बैंक का जो पैटर्न है वह थोड़ा सा एसएससी और रेलवे के पैटर्न से डिफरेंट है उसका। यानी बैंक में आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस होता है वह लॉजिकल बेस्ड होता है। अब आप देखिएगा जब एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो अगर एसएससी और रेलवे लेवल का एग्जामिनेशन है तो लिखा रहता है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। लेकिन जब बैंकिंग का एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो वहां लिखा रहता है तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग टेस्ट। अब आपसे कोई पूछे कि आपका सामान्य बुद्धि और रीजनिंग में क्या अंतर है, एसएससी के रीजनिंग में और बैंकिंग के रीजनिंग में क्या अंतर है। एक को मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है, मानसिक अभियोग्यता। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जितना भी हायर लेवल का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें आपको रीजनिंग पूछा जाता है, और जब एसएससी रेलवे लेवल का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो इसमें आपको मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, इसलिए क्वेश्चन में देखिएगा एसएससी में सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो वहां लिखा रहेगा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण। जब बैंकिंग का दीजिएगा तो क्या लिखा रहेगा, तर्क शक्ति परीक्षण। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण को अगर हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, तार्किक आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं, तो वही क्या हो जाता है, हमारा रीजनिंग हो जाता है। यानी रीजनिंग का मतलब हुआ किसी भी चीजों का हम एनालिसिस जो करते हैं उसको हम रीजनिंग कहते हैं, और सिंपल फॉर्म में अगर वो है तो वो क्या कहलाता है, मेंटल एबिलिटी कहलाता है, सामान्य बुद्धिमत्ता कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। तो लॉजिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि उसके विषय में डिटेल्ड आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ये आपका एसएससी और रेलवे का जो सेक्शन होगा वह आपका एक पैटर्न पर होगा, लेकिन बैंक का जो पैटर्न होगा वह थोड़ा सा इससे क्या होगा, अलग होगा। थोड़ा इसका लेवल जो होता है वह हाई लेवल का होता है। दूसरी बात याद रखेंगे हम, अब एसएससी रेलवे में अगर माइन्यूटली अगर आप देखिएगा कि क्वेश्चंस का अगर आप अवलोकन कीजिएगा, क्वेश्चंस को आप देखिएगा, साइकोलॉजी देखिएगा, तो दोनों में और एक बेसिक डिफरेंस मिलेगा एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में। रेलवे के एग्जामिनेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग ज्यादा पूछता है, और एसएससी में आपका क्या होता है, रूल बेस्ड क्वेश्चंस आपका ज्यादा पूछेगा। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस जो होता है वह कॉमन होता है, जैसे क्लॉक वगैरह का क्वेश्चन एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है। तो एसएससी में कोई गारंटी नहीं है कि आपको आएगा ही, लेकिन रेलवे में क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपका गारंटी हो जाएगा कि आना ही आना है क्वेश्चन। तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो रेलवे और एसएससी में आपको कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जब बैंकिंग का हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा चैप्टर्स जो है वह क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो हम लोग जब स्टडी करेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग, चूंकि रीजनिंग का मास्टर कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। मास्टर कोर्स का मतलब क्या हुआ कि 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको बताया जाए कि अगर छोटा से छोटा एग्जामिनेशन भी देते हैं आप तो उसका भी क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, और जो बड़ा से बड़ा लेवल का क्वेश्चन हम को दिया जाएगा तो वो भी बन जाना चाहिए। तो हमेशा रीजनिंग में इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि हमको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसको 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन बेस्ड और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड। क्वेश्चन बेस्ड क्या है, क्वेश्चन बेस्ड का मतलब हुआ कि प्रत्येक चैप्टर आपको पता है कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है। हम क्या करेंगे कि हम आए और फर्स्ट चैप्टर मान लिया जाए अल्फाबेट हमने आपको पढ़ाया, और अल्फाबेट का हमने डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस आपको हमने डिस्कस कर दिया। उसमें हमने आपको कंसेप्ट नहीं बताया, केवल क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर दिए कि इतने टाइप्स के क्वेश्चन हैं और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड में होगा कि अगर अल्फाबेट हम पढ़ा रहे हैं तो अल्फाबेट है क्या, अल्फाबेट कितने टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज में कितने तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार के लैंग्वेजेस आते हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, वो डिटेल हम उसको पढ़ेंगे। तो वह हो गया कंसेप्ट। तो अगर कंसेप्ट हमारे पास है तो किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे वह छोटा लेवल का एग्जामिनेशन रहे
चाहे बड़ा लेवल का एग्जामिनेशन रहे, आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बेस्ड पढ़ के जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वह क्वेश्चन मेरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वह क्वेश्चन हमको आ ही जाए एग्जामिनेशन में। आ गया तो ठीक है। तो अभी जो विद्यार्थी का ट्रेंड है वह ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ने का, कॉन्सेप्ट पढ़ने का। अब देखिएगा मार्केट में बहुत सारा बुक, बहुत सारा गाइड है, तो बच्चे गाइड पढ़ते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल बुक नहीं पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं जानिएगा, और यही कारण है कि बिहार जैसे स्टेट से यहाँ से रिजल्ट अब बहुत कम होने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग कॉन्सेप्ट में, हम लोग चाहते हैं शॉर्टकट में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, बन जाए और मेरा काम हो जाए। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वह कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, और जीरो लेवल से हम लोग हाई लेवल यानी एसएससी का भी क्वेश्चन बन जाए, रेलवे का भी बन जाए और बैंक का भी बन जाए। अब बहुत सारा एग्जामिनेशन, जैसे मैथ वाले सर ही एलआईसी में ऑफिसर हैं, तो अब एलआईसी का क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 60% क्वेश्चन जो होता है वह बैंकिंग पैटर्न का होता है, और 40% क्वेश्चन जो होता है वह एसएससी पैटर्न का होता है। तो जब तक बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी नहीं रहेगी, आप एलआईसी जैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। एक एग्जामिनेशन यूपीएससी में आता है, आपको उसको कहते असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जामिनेशन, यूपीएससी लेती है एग्जामिनेशन, 4 साल में एक बार होती है। अब उस एग्जामिनेशन में क्या 60% बैंकिंग और 40% क्वेश्चंस जो होगा वो आपका एसएससी का होगा। तो जब तक दोनों एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं रहेगा, आप तैयारी नहीं कर सकते। यूपीएससी आईएएस का जो एग्जामिनेशन होता है, आईपीएस का जो एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें भी सी सेट जो आता है बैंकिंग और एसएससी दोनों का मिक्सचर होता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपका बहुत कम समय में सिलेक्शन हो जाता है, तो मन में ये रहता है कि हम भी एक बार यूपीएससी दें। तो अगर बेसिक पूरा पढ़ा हुआ है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का, तो आप यूपीएससी भी दे सकते हैं। और सी सेट जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें क्वालिफाई अगर कर लीजिएगा, तब फिर आपका जीएस की कॉपी जांची जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, मन में इरादा बुलंद हो जाए, तो आप जो है यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो जब भी जीवन में स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, जब भी कैरियर की बात हो, तो हमेशा याद रखें कि हम लोग को सब चीज पढ़ना है। दूसरी बात कि आज का विद्यार्थी सिलेक्शन करता है कि हमको ये प्रिपरेशन करना है, ये प्रिपरेशन नहीं करना है, बैंकिंग पढ़ना है, एसएससी नहीं पढ़ना है, या एक सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जब भी प्रिपरेशन कीजिए, सारे चीजों को पढ़िए, क्योंकि कंपीट करने के लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की जरूरत है। और जब तक स्कोर आपका बेहतर नहीं होगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन बातों का भी हम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे हम, तो क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जैसे हमने क्या कहा कि हमारे लाइफ में जैसे 3 स्टेज होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो लाइफ का जो चाइल्डहुड स्टेज है, बचपन है, वह रीजनिंग का कॉमन सेंस रीजनिंग है। आप देखते होंगे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो आज के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब बोलना सीखता है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग पढ़ाते हैं ना, ई फॉर एलिफेंट, है ना। तो जब हम रीजनिंग को भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपको एबीसीडी पढ़ाएंगे, एबीसीडी याद करवाएंगे, है ना। तब जीवन की शुरुआत देखिए कहां से होता है, एबीसीडी से। और जब रीजनिंग की भी शुरुआत होगी तो कहां से होगी, एबीसीडी से होती है। तो अपने जीवन को जब जोड़ दीजिएगा रीजनिंग से, तो जीवन में जितनी सारी घटनाएं सुबह से लेकर शाम तक होती है, उन्हीं घटनाओं का वर्णन जो है हमारे रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में है। बच्चे थोड़ा सा और बड़े होते हैं, जब 6 मंथ का बच्चा होता है तो उसको बैठने के लिए सिखाया जाता है, बैठता है ना 6 मंथ में बच्चा। तो रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं। बच्चे थोड़ा सा और बड़े होते हैं
तब वो कंपेयर करता है कौन हमसे बड़ा है कौन हमसे छोटा है। तो रीजनिंग में क्या पढ़ते हैं, रैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं। बच्चे थोड़ा सा और बड़े होते हैं, सेंस डेवलप होता है, तब वो रिलेशन को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि ये हमारे अंकल है, ये हमारी आंटी है, ये हमारी मौसी है, चाची है। तो रीजनिंग में क्या पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। बच्चे का सेंस और डेवलप होता है ना। तो देखिएगा बहुत बार बच्चे अपने पेरेंट्स से वैसे प्रश्नों को कर जाते हैं कि पेरेंट्स भी कभी कभी जवाब उन बच्चों का नहीं दे पाते हैं। तो रीजनिंग में एक चैप्टर का नाम आता है आपको पजल टेस्ट, कि समझ गए तो जवाब मिल जाएगा, नहीं समझे तो, चूंकि बच्चे का जो प्रश्न होता है वो उसकी मनोभाव में जो भी प्रश्न आया, जो भी उसके दिमाग में उस समय रहा, वो अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े से वो क्या करता है, पूछ लेता है। कोई जरूरी नहीं कि उसके क्वेश्चन का आंसर आपको उस समय मिल ही जाए। आप ही सोचते कि बच्चा मेरा क्यों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, क्या बात है, आप आंसर ढूंढते हैं। तो वही हो गया पजल। पजल का मतलब क्या होता है, उलझन। ये सारी घटनाएं कब होती है, ये बचपन के समय में होती है। तो रीजनिंग में कॉमन सेंस जो हुआ वह लाइफ का क्या हुआ, चाइल्डहुड स्टेज हुआ। 9th-10th का स्टेज आया तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, उसमें बच्चे डिसाइड करते हैं अपने करियर के विषय में कि हमको आईएएस बनना है, हमको एक डॉक्टर बनना है, हमको एक इंजीनियर बनना है। तो रीजनिंग में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, डाटा रीजनिंग। उसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक डाटा बेस्ड सिचुएशन होता है और एक आपका एबिलिटी बेस्ड होगा, आपके सोच बेस्ड होगा। यूपीएससी का जब एग्जामिनेशन दीजिएगा तो एबिलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है। अब जैसे कॉमन क्वेश्चन है जो आप भी जानते होंगे कि मान लिया जाए आप जा रहे हैं और ट्रैफिक पर जो है आपका एक एम्बुलेंस भी खड़ी है और एक चीफ जस्टिस की गाड़ी भी रुकी हुई है। तो सिग्नल सबसे पहले किसको, ट्रैफिक पुलिस किसको सबसे पहले सिग्नल देगी? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन एक लॉजिकल एनालिसिस है। तो सबसे पहले एम्बुलेंस को देगी, चूंकि जीवन का वो क्या करता है, रक्षा करता है। मान लिया जाए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में आप जो है आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के गए आप, है ना, और वहां पर आपके घर वाले जो हैं, आपके ससुराल वाले जो हैं, वो उस क्षेत्र के जो है वह क्या है, जनप्रतिनिधि हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गए वहां बन के गए हैं। तो आपको किस प्रकार का निर्णय लेना है? तो वहां पर एक प्रशासनिक सोच के साथ आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। आप वहां पर यह निर्णय नहीं ले सकते ये हमारे रिलेटिव है, हमारे भैंसुर है, हमारे ससुर हैं, तो पहले इनको फेवर करें हम। तो ये जो सोच है ये आपका क्या हुआ, लॉजिकल एनालिसिस का जो है वह डिसीजन मेकिंग हुआ कि आप निर्णय किस प्रकार का लेते हैं। और एक डाटा बेस्ड आता है कि कुछ डाटा दिया जाता है, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये लाइफ का कौन सा स्टेज है कि आपका निर्णय या तो सही होगा या तो निर्णय आपका क्या होगा, विपक्ष में होगा, गलत होगा, है ना। एक बेहतर हो सकता है और एक बेहतर नहीं भी हो सकता है। तो ये लाइफ का जो है यह चाइल्डहुड स्टेज हुआ। फिर सेकेंड, और ये सारी घटनाएं कब घटती है, हमारे जीवन के बचपन में। तो अगर हम अपने रीजनिंग को जीवन से अगर जोड़ दें, जिसको जीवन जीना है, और ये मेरा दावा है और इस प्रकार का हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति जीवन में सही तरीके से रीजनिंग को पढ़ लेगा उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, उसको कोई चीट नहीं कर सकता है। और जो रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग, जिसको रीजनिंग की जानकारी है, उसको दुनिया की कोई ताकत कन्विंस भी नहीं कर सकती है। जब तक कि उसका कॉन्फिडेंस उसको रिप्लाई नहीं दे तब तक कोई उसको कन्विंस नहीं कर सकता है। आज के समय में क्या है, 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें आपको कह दी जाए तो बड़ा खुश हो जाते हैं। अगर आपसे आज पूछा जाए कि बताओ बाबू आज रीजनिंग का क्लास कैसा लगा, कहेगा बड़ा अच्छा लगा, पहले ही क्लास में बड़ा अच्छा सर, अच्छा बात बताए, है ना। फिर 5-10 क्लास के बाद पूछा गया आपको कैसा क्लास लग रहा है, तब आपके मन में 2 प्रश्न चलेंगे। आप कहेंगे हम तो सर के विषय में पहले ही फीडबैक बहुत अच्छा दिए हैं, लेकिन इधर जो क्लास सर ले रहे हैं वो अप टू मार्क नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो सोच है, वह आपने सही तरीके से नहीं सोचा, यानी आप वहां पर कन्विंस्ड हो गई। तो जीवन में कन्विंस तभी होना चाहिए जब उसको समय मिले। इसलिए रीजनिंग का 3 फंडामेंटल वर्ड है, परसेप्शन, कंसेप्शन, देन जजमेंट। परसेप्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीजों का समझ होना,
रीजनिंग का 3 फंडामेंटल वर्ड है, परसेप्शन, कंसेप्शन, देन जजमेंट। परसेप्शन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीजों का समझ होना, देन कंसेप्शन, फिर उसकी जानकारी का होना, देन जजमेंट, तब निर्णय लेना। लेकिन आज के युवा वर्ग क्या करते हैं? पहले निर्णय लेते हैं, जब निर्णय में फंस जाते हैं तब उसकी जानकारी लेते हैं और तब उसको समझने का प्रयास करते हैं। तब तक क्या होता है? जीवन की कई धाराएं जो है वह आगे बढ़ जाती है और आदमी और निर्णय की स्थिति में आ जाता है। तो जीवन में कहता है कि अगर कोई निर्णय लेते हैं तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए, परसेप्शन, कंसेप्शन, देन जजमेंट। पहले समझिए, फिर परखिए और तब आप क्या कीजिए? निर्णय लीजिएगा। वैसा व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। और हमने इसको प्रैक्टिकली अनुभव किया है। घर में जब बहुत सारी बातें होती है, जो भी परिवार से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग घर में क्या करते हैं? अपनी बात, प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, तो सबों का हम ओपिनियन सुनते हैं। हम वैसे भी सबसे बड़े हैं घर में, तो 4 भाई में सबसे बड़े हम हैं। अब वहां सबका ओपिनियन सुने, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं कि सब भाई बैठे हुए हैं तो तुरंत हम निर्णय लेंगे। अब फिर हम सोच समझ के फिर क्या करते हैं? उसके निगेटिव पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं, तब हम पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी डिसीजन आप लीजिएगा ना, वह कभी आपका क्या होगा? गलत नहीं होगा। तो हमेशा जीवन, और ये तो मेरा जीवन है जो कि हमको कैरियर बनाना है, और अभी का जो समय है, आप जो क्लास कर रहे हैं, तो आज के समय में अगला 60 साल का भविष्य जो है, इसी 6 महीने और साल भर में आपका जो है वह आपका डिपेंड करता है कि जो 6 महीना साल भर आप क्लासेस करेंगे, ये अगले 60 साल के भविष्य को क्या करेगा? तय करेगा। तो निर्णय जो है जीवन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम निर्णय जब लें तो सही डायरेक्शन में लें, और कॉन्फिडेंस मेरा अपना होना चाहिए। कन्विंस व्यक्ति कब होता है? जब आपका अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो दूसरे की बात आपको अच्छी लगने लगेगी, तब दूसरे से कन्विंस हो जाइएगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं, हमको खुद से निर्णय लेना है, तो दूसरे की बात आपको अच्छा नहीं लगेगी। आप निर्णय लेंगे तब आप सोचेंगे। लेकिन आज के लोग क्या होते हैं कि जिसका बात अच्छा लग गया आदमी निर्णय ले लेता है, तो वह जीवन में सबसे बड़ा धोखा खाता है। तो रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं तो जीवन में कोई ठग नहीं सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए रीजनिंग को हमने 3 सेक्शन में बांटा है। फिर एक आपका जो लाइफ का जो है, यह क्या है? कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। यह जो पार्ट हमने बताया अभी, जो बचपन का, ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन बना लेंगे। एनालिटिकल पार्ट जो है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। व्यवहारिक रूप में आप कैसे किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, आपको क्या निर्णय लेना है, कैसे सोचना है, किसके साथ कितना हमको जो है रहना है, कितना बात करना है, किस प्रकार के लोगों से मिलना है, हमको किस तरह से किससे बात करनी, ये कोई सिखाता है व्यक्ति को? आपको कभी सिखा जाएगा किससे कितना बात करना है? क्या ये आपका खुद का इंटेलिजेंस होता है कि हमको यही काम, इसके साथ इतना ही बात करना है, इसके साथ इतना ही देर हमको रहना है, इसके साथ हमको यही निर्णय लेना है। तो वह हो गया रीजनिंग का प्रैक्टिकल पार्ट, जिसको क्या कहते हैं हम? लॉजिकल रीजनिंग। तो एक हो गया चाइल्डहुड, एक हो गया एडल्टहुड। एनालिटिकल रीजनिंग क्या है कि जीवन में आपको बहुत सारी सोची आएगी, बहुत सारी बातें आपके जीवन में, कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन आप जब निर्णय लेंगे तो वो आपके निर्णय को बताएगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वह सही लिया है या गलत लिया है। वह एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। और तीसरा पार्ट जो है वो नॉन वर्बल, जिसको टेक्निकल पार्ट हम कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि जीवन के अंतिम दौर में व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसको सहारे की जरूरत होती है, और कोई अगर उस व्यक्ति को नहीं मिलता है तो क्या करता है? बूढ़े लोगों के हाथ में डंडा दे दिया जाता है, और बची हुई जिंदगी को वह क्या करता है? डंडे के सहारे जीता है। और जिस दिन डंडा उसका रुक जाता है, उसके जीवन का उस दिन क्या होता है? अंत हो जाता है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है? फिगर देखिएगा कि आपका अगर कोई फिगर अगर आपका है, तो अगर यहाँ डायग्राम है, फिर यह डायग्राम मिडिल में आया, फिर यह डायग्राम यहाँ 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 आ जाएगा, फिर यह डायग्राम यहाँ आ जाएगा, और फिर अगला डायग्राम क्या होगा? यहाँ आ जाएगा।
और अपने आप नॉन वर्बल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी फिगर का मूवमेंट जो है वह क्या होता है, उस फिगर को कंप्लीट करता है और वहीं पर रीजनिंग क्या होता है, समाप्त होता है। तो हमारे जीवन का भी जो अंत कहाँ होता है, जहां बूढ़े का डंडा रुक जाता है और जहां नॉन वर्बल में हमारा फिगर रुक जाता है, वहां नॉन वर्बल यानी रीजनिंग समाप्त हो जाता है। तो हमारे जीवन का यह जो है, यह सार यही है कि आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को अगर जीवन से जोड़ दिया जाए तो वही हमारा क्या है, रीजनिंग है। अब जरूरत इस बात को है कि हम कैसे इसको हम इंटरप्रेट करें। तो सबसे पहले कि आपको अपना सोच जो है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कितने पॉजिटिव हैं आप, कितना आप सोचने का तरीका जो पॉजिटिविटी के साथ है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका वर्क भी जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव थॉट के साथ आप कोई काम करेंगे तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जीवन में कभी भी नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग इसलिए पढ़ा जाता है, रीजनिंग इसलिए कंपटीशन में पूछा जाता है कि आपका जो सोच होना चाहिए, आपका जो वर्क होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप अगर डिफेंस का एग्जामिनेशन देते हैं, आप सीडीएस देंगे, आप एनडीए देंगे, तो आपका टेस्ट होता है, वह क्या रीड करता है, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे खाना खाते हैं, वो सब मार्किंग आपका होता चला जाएगा, है ना। तो एक टेस्ट करने का आपका क्या हुआ, एक अप्रोच हुआ। उसके बाद एक टेस्ट आता है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में या बड़ी बड़ी कंपनियां में जब इंटरव्यू देने जाइएगा, एक एग्जामिनेशन होता है पैट। पैट का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपका सोच और आपका कार्य करने का तरीका वह क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लगे कि आप कुछ काम कर रहे हैं। पर्सनालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट लोग क्या समझते हैं, मोटा मोटी जिसका मुंह कान सुंदर होगा वह पर्सनालिटी वाला हो गया, आज जिसका मुंह हथौड़ा टाइप का होगा या बेकार टाइप का होगा वह बेकार हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप खूब सुंदर रहिए, बकलोल रहिए बुद्धि से, कोई पूछेगा। लेकिन अगर खराब भी देखने में है और यहां से अगर वह इंटेलिजेंट है तो वह क्या करेगा, वर्क करेगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखिएगा जो वर्क कल्चर होता है, उसका काम करने का तरीका होता है। आप चले जाइए सरकारी दफ्तर में, उसके काम करने का तरीका देखिए, और आप प्राइवेट में कहीं चले जाइए। आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, आप किसी सरकारी बैंक में चले जाइए और किसी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, दोनों के बिहेवियर में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। वर्क इफिशियंसी आपको कहां बेहतर मिलेगा, जो प्राइवेट है। तो वो एक आईक्यू है उसका, वो वर्क करेगा तभी उसको रखेगी कंपनी, नहीं तो उसको वो क्या करेगा, हटा देगा। सरकारी में ऐसा कुछ नहीं है। आए दिन आप सुनते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। स्किल्ड लोगों की आज भी इंडिया में कमी है, बेरोजगारी हमारे देश में नहीं है, स्किल्ड लोगों की कमी है। जब स्किल्ड की कमी होगी तो हमारा वर्क एफिशिएंसी क्या होगा, घटेगा। लोग इसको क्या करते हैं, बेरोजगारी से जोड़ दिया जाता है। तो हमारा जो अप्रोच है, जो रीजनिंग हम पढ़ते हैं, उसका अप्रोच यही है कि जो भी वर्क करें वह आप पॉजिटिव सोचते हुए और अपने आप को भीड़ से क्या करता है, अलग करके सोचना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए रीजनिंग हर एक एग्जामिनेशन में आप पूछा जाता है। और देखिएगा कि जितने भी ऑफिसर्स ग्रेड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग की संख्या ज्यादा होती है, और जितने लोअर लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं कलर लेवल में, उसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है। तो जो ऑफिसर्स बनता है उसमें डिसीजन लेने का अधिकार होता है, और जो छोटे अधिकारी होते हैं वह क्या करते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, समझते हैं, तो उनको कलर के लिए तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बाइफरकेट करके रीजनिंग में अगर हम पढ़ेंगे, और फिर इसका एक कंटेंट्स है, एक सिलेबस है। और रीजनिंग को ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं हम पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी पढ़ने का क्या होना चाहिए, एक हमारा सिस्टम होना चाहिए, है ना। तभी कहीं से कोई चैप्टर रीजनिंग में पढ़ लिया जाए तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले बच्चों को बताते हैं कि आप सबसे पहले ए से जेड 26 लेटर होता है, 26 लेटर को याद कीजिए, 26 लेटर का पोजीशन याद कीजिए,
उसका अपोजिट याद कीजिए, और फिर क्लास में जब आइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि आप बिना कलम चलाए क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपका क्या है, रीजनिंग की एक छोटी सी कहानी है, और इसी कहानी को आगे हम लोग को क्या करना है, विस्तृत करते हुए अपने जीवन को, अपने कैरियर को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर रीजनिंग का जो सिलेबस है, एक एक चैप्टर्स को हम डिटेल आपको बताएंगे कि कौन क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के लायक है, किस प्रकार का क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा जाता है, किस प्रकार का क्वेश्चन डिफेंस में पूछा जाता है। तो अगले क्लास में हम आपको इसका एनालिसिस करके बताएंगे। तब तक आप क्या करेंगे कि ए से लेकर जेड तक उसको याद कर लेना है, उसका अपोजिट याद कर लेना है, और फिर क्लास में आना है। और आप सिंगल भी रहिएगा फिर भी मेरा क्लास होगा, दो रहिएगा फिर भी क्लास होगा, और अकेले ही चलना है। ये दिमाग में कमी नहीं लाना अब सर के क्लास में बच्चे नहीं है तब क्लास होगा कि नहीं होगा, है ना। अब जिनको पढ़ना होगा वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको कैरियर की चिंता नहीं है, वो कभी आएंगे कभी बच्चे का एडमिशन किया हुआ है वो आ नहीं रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, केयरलेस होते हैं। और ये जो आपका स्टेज है ये आपके अगले 60 साल के कैरियर को डिसाइड करता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी प्रिपरेशन कीजिए तो एकदम यह सोच के पढ़िए कि हमको हर हालत में क्या करना है, एग्जामिनेशन पास करना। हम नौकरी लेने ही आए हैं और नौकरी लेकर ही हम जाएंगे, बिना नौकरी लिए हुए हम नहीं छोड़ना है हमको सेंटर, चाहे इसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े। हम जब आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको एक से एक विद्यार्थी का कहानी बताएंगे। एक बच्ची को पढ़ाते थे ये बीएससी में, समझे हर्ष जी, उसकी छोटी बहन पढ़ती थी हमसे, वह सेबी में compete कर गई एज ए ऑफिसर, और उसकी बड़ी बहन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती थी। एक दिन ऐसे बोले कि सर इसको भी पढ़ा दीजिएगा, बोले पढ़ा देंगे। उसको हम अपने सेंटर पर बुलाए, पढ़ाए उसको, और इतनी निगेटिव थॉट की थी कि उसको पढ़ा के, और ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में वह उसमें मैनेजर में पीओ में compete की। तो एक से एक एग्जाम्पल है, अगर मन में ठान लीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। और जीवन में किसी से कन्विंस नहीं होना है, अपना डिसीजन लेना है। निर्णय कभी भी दूसरे से नहीं लेना चाहिए, निर्णय उन लोगों से लीजिए जो आपके लिए सोचते हों, और वो दो ही व्यक्ति सोचते हैं, आपके माता और आपके पिता, या आपसे जो बड़े घर में अपने भाई या अपने बहन है, चौथा पांचवा कोई नहीं होता है। तो ये बात अगर दिमाग में रहेगी तो जीवन में बहुत शिखर, जो अभी कुछ नहीं है वह कुछ भी हो सकता है। यह दिमाग में कभी भी अपने आप को यह मत सोचिए कि हमको कलर के बनना है, हमको यही बनना है। आप अभी कुछ नहीं है तो आईएएस भी बन सकते हैं, है ना। तो ये सोच के तैयारी करेंगे हम लोग। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, फिर और आपको सिलेबस फिर डिटेल हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। हो गया, कट कर दिए।